राजेश पौटनी बिजपुरी से बोल रहा हूँ। मैं आपको यूनिट का आगे का जो रह गया है 7 यूनिट का उसको पढ़ाने जा रहा हूँ और उसका इरिगेशन इंजीनियरिंग का ये 4th सेमेस्टर में अब सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग तक मैंने आपको पढ़ाया था अभी यूनिट 6 में। अब उसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सोडियम नंबर 10 पॉइंट हो गए थे। 11वां पॉइंट है प्लास्टिक फिल्म लाइनिंग। प्लास्टिक फिल्म लाइनिंग, प्लास्टिक फिल्म मेम्ब्रेन्स लाइनिंग। इसके आगे देखिए आप 5वां कहेंगे। 5वां है इसकी लाइनिंग की आवश्यकताएं। अब ये देखिए इसकी अवस्था वो आपके 10 पॉइंट खत्म हो गए। अब इसकी आवश्यकताएं देख लीजिए कि आवश्यकताएं क्या क्या हैं। जलामेघ नंबर 1, जलामेघ। जलामेघ यह पूर्णतः जलामेघ वाटर टाइट होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट निर्माण व्यय, इस पर निर्माण व्यय न्यूनतम आना चाहिए। नंबर 3 सतह लाइनिंग की जलीय दक्षता हाइड्रोलिक इफिशिएंसी संतोषजनक होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट मटेरियल लाइनिंग के लिए आवश्यक मटेरियल नहर के निकट क्षेत्र में उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट निर्माण कार्य, इसका निर्माण सरल तथा कम समय में पूर्ण हो जाना चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको नहरों के आस्तीकरण के लाभ तथा हानियाँ, यानी लॉसेस व एडवांटेज, डिफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ नहरों के आस्तीकरण की नहरों के आस्तीकरण या लाइनिंग के लाभ और हानियाँ। नहरों के आस्तीकरण के लाभ देखिए नंबर 1, इसके आप पॉइंट लिखिए पहले 5 पॉइंट। नंबर 1 रिसन पर नियंत्रण। रिसन तथा वाष्पन के कारण नहर का 40% तक पानी व्यर्थ चला जाता है। नंबर 2 जल प्रस्तुता से बचाव। जल प्रस्तुता से बचाव, ये इसका देखिए बचाव। नंबर 2 नहरों से रिसन तथा कम हो जाने पर छेद जलग्रस्त होने से बचा। नहरों में जब रिसन कम हो जाता है तो छेद का जलग्रस्त होने से बच जाता है। नंबर 3 पॉइंट कमांड में सुधार। लाइनिंग युक्त नहर की अनुलंब ढाल कच्ची नहर की अपेक्षा कम रखी जाती है, जिससे पूर्ण तल ऊंचा बना रहता है। नंबर 4 पॉइंट छोटा तथा मितव्ययी नहर खंड, ये इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पक्की नहरों की तली को अधिक ढाल दी जाती है, जिससे पानी का वेग बढ़ जाता है। फुल स्टॉप। वेग बढ़ाने से कम क्षेत्रफल की आवश्यकता रहती है। फुल स्टॉप। 5वां पॉइंट नहर खंड का दृढ़ होना, पक्का होना। लाइनिंग करने से नहर खंड दृढ़, स्थायी व चिरायु बन जाता है। फुल स्टॉप। इसके कटने व टूटने की संभावना कम हो जाती है, इससे इसकी टूटने की संभावना कम हो जाती है। वास्तविकरण से हानियाँ, और देख लीजिए इससे हानियाँ देख लीजिए। नंबर 1 अधिक निर्माण व्यय। नंबर 1 इसका तो आपने लाभ देखे थे, अब इसकी हानि देख लीजिए। अधिक निर्माण व्यय नहरों के आस्तीकरण पर अत्यधिक खर्च आता है। सीमेंट, इस्पात तथा अन्य मटेरियल बाहर से लाना पड़ता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट नहर खंड की वृद्धि में कठिनाइयाँ। नहर खंड की वृद्धि में कठिनाइयाँ। आस्तीकरण नहरों के खंड स्थायी तौर पर निर्धारित हो जाती हैं। नंबर 3 मांगों के स्थिति परिवर्तन में कठिनाइयाँ। मोंगों के स्थिति परिवर्तन में कठिनाइयाँ। पक्की नहर पर मोंगों यानी कि आउटलेट की स्थिति में आवश्यकता पर भी परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। हमें यानी परिवर्तन करना है तो भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 4 पॉइंट मरम्मत कार्य में कठिनाई। नंबर 4 पॉइंट मरम्मत कार्य में
अब मरम्मत कार्य में कठिनाई। नंबर 4 पॉइंट क्या है? आशीकृत नहर के क्षतिग्रस्त हो जाने पर अथवा इससे रिसन होने पर मरम्मत काफ़ी कठिन पड़ती है। फुल स्टॉप। वृक्षों के अभाव। नंबर 5वां पॉइंट है आपके वृक्षों के अभाव। पक्की नहरों के साथ लंबी जड़ों वाले पेड़ नहीं लगाए जा सकते क्योंकि इनकी जड़ें फैलकर लाइनिंग को नष्ट कर देती हैं, क्षतिग्रस्त कर देती हैं। अब आपको बताने आ रहा हूँ भारत में नहर का अनुप्रस्थ काट, इसके बारे में देख लीजिए। जब नहर खंड भराई में है तब खदानों में से मिट्टी लाकर नहर के तटबंध बैंक बैंड व निरीक्षण सड़क बनाई जाती हैं। दोस्तों, नहर में मिट्टी भराई का कार्य 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की परतों में किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक परत की ऊपरी परत डालने से पहले अच्छी तरह कुटाई की जाती है। दोस्तों, भराई की मिट्टी में से ईंट पत्थर के टुकड़े, घास फूस, सूखी जड़ें इत्यादि सावधानी से चुनकर निकाल देना चाहिए। फुल स्टॉप। भराव की कुटाई के लिए पहले बेसनाथ रोलर यानी सीप SHEEP फुट रोलर तथा इसके बाद साधारण रोलर प्रयोग किए जाते हैं। फुल स्टॉप। मिट्टी की कुटाई अनुकूलतम जलांश ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन कंटेन ब्रैकेट क्लोज पर की जानी चाहिए। बराब शुरू करने से पहले बराब स्थल पर हल चलवा देना चाहिए। इससे पुरानी व बराब सतहों में अभिलाप यानी बॉन्ड उत्तम बनता है। BOND बॉन्ड उत्तम मतलब अच्छा बनता है। तो ये आपके 6 7 में ठीक है। तो आपका यूनिट 6 खत्म हो गया। अब यूनिट 7 मैं आपको बताने आ रहा हूँ। यूनिट 6 आपका पूरा ख़त्म हो गया। मैंने आपको पूरा यूनिट 6 के बारे में बता दिया और मैं आपकी PDF भी इसमें बना के भेज रहा हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कल तक पूछ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम कभी भी वेरिफिकेशन में हो, यू कैन आस्क मी अगेन टुमारो या डे आफ्टर टुमारो। अब यूनिट 7 है आपकी नहर हेड वर्स, कैनाल हेड वर्स। अब कैनाल हेड वर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, अपरिवर्तन हेड वर्स, अपरिवर्तन हेड वर्स यानी डायमेंशन हेड वर्स देख लीजिए। इसके बारे में नदी के जल को नहर में मोड़ने के लिए नहर के शीर्ष हेड HEAD हेड, नहर के शीर्ष तथा नदी क्षेत्र में जो स्थायी व्यवस्था की जाती है उसे अपरिवर्तन हेड वर्स कहते हैं। उसे अपरिवर्तन डायमेंशन हेड वर्स कहते हैं। अब अपरिवर्तन हेड वर्स के उद्देश्य, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन हेड वर्स। अब इसके उद्देश्य लिख लीजिए आप। ये 5 उद्देश्य इसके लिखिए। नंबर 1, नदी के पानी को रोककर इसका तल कुछ ऊंचा उठा देते हैं जिससे पानी गुरुत्व प्रवाह द्वारा नहर में ज़्यादा लगता है। नंबर 2 पॉइंट, नहर के मुख्य के आगे एक कृत्रिम झील बन जाती है। यानी मुख्य जो उसका मेन में एक मुँह है उसके आगे एक कृत्रिम झील बन जाती है जिससे नदी के जल तल में उतार चढ़ाव होने पर भी पानी समान दर से नहर में जाता रहता है। नंबर 3 पॉइंट, नदी के जल में विद्यमान भारी सिल्ट SILT सिल्ट को नहर में जाने से रोकता है ताकि नहर की धारिता कम ना होने पाए। फुल स्टॉप। इसके बाद 4 पॉइंट, नहर में पानी के प्रवेश पर नियंत्रण रखता है ताकि आवश्यकता अनुसार पानी नहर में चला जाए। नंबर 5वां पॉइंट है, नहर मुख को नदी बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने से बचता है। नहर का जो मुख है नदी से या बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त ना हो इससे बचता है, बाढ़ से बच जाता है।
नहर हेड वर्ष के लिए स्थल चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। यानी नहर हेड वर्ष के लिए स्थल चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए हेड वर्ष के स्थल चयन के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनको लिख लीजिए। नंबर 1, सिंचाई क्षेत्र। सिंचाई क्षेत्र क्या है? नहर का सिंचाई क्षेत्र हेड वर्ष के समीप स्थित हो ताकि नहर व रजवाहों की लंबाई न्यूनतम रखी जा सके, मिनिमम रखी जा सके। नंबर 2 पॉइंट, नदी जलतल। नदी जलतल हेड वर्ष के स्थान पर नदी का जलतल सिंचाई क्षेत्र से पर्याप्त ऊंचा होना चाहिए ताकि गुरुत्व प्रभाव से पानी खेतों तक पहुंचा जा सके। नंबर 3 पॉइंट, नदी का पाट। प्रस्तावित स्थल पर नदी का पाट न्यूनतम हो और नदी कुछ दूरी तक सीधी बहती हो। नंबर 4 पॉइंट, नदी तट। नदी के किनारे पर्याप्त ऊंचे व दृढ़ होने चाहिए ताकि नदी के जो किनारे पर्याप्त ऊंचे होने चाहिए व मजबूत होने चाहिए ताकि तटबंधों की ऊंचाई कम रखी जा सके। नंबर 5 में निसरण। नदी सीधी धारा में बहती हो और इसका निसरण पर्याप्त हो। सीधी धारा में बहती हो और इसका निसरण पर्याप्त हो। अब देखिए, एक नहर हेड वर्ष के मुख्य घटक। एक नहर के हेड वर्ष के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? नंबर 1, बियर, BEIR, बियर अथवा बैराज, BARRAG। नहर के हेड वर्ष के घटक लीजिए, बैराज और बियर। नंबर 2, विभाजक दीवार, DIVID, डिवाइड वॉल। नंबर 3, अर्ध सलूस या निधारण सलूस, अंडर स्लूस, SLUICES, और स्योरिंग स्लूस, SCOURING SLUICES। नंबर 4 पॉइंट, नहर मुख्य नियंत्रण, कैनाल हेड रेगुलेटर, REGULATOR, रेगुलेटर। 5वां, मछली सीढ़ी, फिश लैडर, LADDER, मछली सीढ़ी। नंबर 6, लट्ठा वाही नीली या लॉन्ग सूट, LOG, लॉग चूट, SHCHUT, चूट। नंबर 7, जलपास चैनल, लॉक चैनल, LOCKCHANNEN। नंबर 8, सिल्ट रोक निर्माण, SILT, सिल्ट प्रिवेंशन वर्क्स, WRKS। नंबर 9, नदी साध या सुधार कार्य, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। अब देखिए, बियर और बैराज में अंतर क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ आ जाता है। बियर, BEIR, बियर, और बैराज, BARRAG, डिफरेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बियर एंड बैराज, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। बियर, WEIR, बियर। नंबर 1, प्रतिवाह में जल संग्रह बियर की सिल, SIDS, के कारण हो जाता है। प्रतिवाह में जल संग्रह बियर की सिल में के कारण हो जाता है। नंबर 2, बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी बियर के रूप से स्वयं ही निकल जाता है। नंबर 3 पॉइंट, बियर के कारण डाउन अपस्ट्रीम U/S में नदी का जल कम क्षेत्र में फैलता है। नंबर 4 पॉइंट, बियर के कारण नदी की अपस्ट्रीम में सिल्ट बड़ी मात्रा में एकित या इकट्ठी हो जाती है, जिसे निकालने के लिए इसके कुछ भाग में गेट युक्त अर्ध सलूस अंडर SLUICES बनाए पड़ते हैं। नंबर 5वां, इस पर निर्माण व्यय कम आता है, परंतु प्रकार में बैराज से घटिया है। नंबर 6, बैराज, BARRAG, बैराज। प्रति प्रवाह में पानी का संग्रह फाटकों द्वारा ही किया जाता है। बाढ़ के समय अथवा
अल्प स्थिति में